दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, एमपी सेट, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग इस सेशन में ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है दोस्तों, वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। और दोस्तों अब आपका यूजीसी नेट का सेपरेट बैच प्रारंभ हो गया। वहां पे केवल आपको यूजीसी नेट के ही कंटेंट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो यूजीसी नेट की भी आपकी क्लास एप्लीकेशन पे प्रारंभ हो गई है। तो एप्लीकेशन पे दोस्तों ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के कंप्लीट नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप टेस्ट दीजिए और देख पाइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आपको दोस्तों एप्लीकेशन पे यूजीसी नेट के अलग बैच मिलेंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एमपी सेट और जितनी भी इकोनॉमिक्स के दोस्तों एग्जाम होते हैं सबका बैच अलग अलग मिलने वाला है। तो एडमिशन ओपन है दोस्तों। ईमानदारी से एप्लीकेशन पे आप सारी चीजों को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो एडमिशन ओपन है दोस्तों। अलग अलग बैच के लिए अलग अलग फीस है, ठीक है। तो अगर जो बात करें यूपी टीजीटी पीजीटी या झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए तो फीस केवल और केवल 2000 रुपए इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से। और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यूजीसी नेट और साथ ही साथ एमपी सेट की जो फीस है वो 2500 रुपए है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहां से डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। अगर जो आपको केवल इकोनॉमिक्स का नोट्स चाहिए तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ इकोनॉमिक्स का नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त दोस्तों टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अगर जो आप कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर या क्वेश्चन पेपर या करंट कुछ भी अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं होगी। कुछ भी अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं होगी, सारी चीजें आपके बैच में प्रोवाइड की जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि जब मुद्रास्फीति 10% से 20% के बीच में होती है तो वह किस प्रकार की स्थिति कहलाती है, अर्थात किस प्रकार की स्थिति कहलाती है। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से करिएगा। और जैसा कि आप लोग को पता है कि कल का सेशन थोड़ा सा कठिन था तो आज उसी क्रम में थोड़े से आसान से सेशन लेके आया गया है आज, ताकि जो आसान प्रश्न है उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो मैं तीनों प्रकार के प्रश्न आपको करा रहा हूँ, आसान, मॉडरेट लेवल और जो कठिन से कठिन प्रश्न होते हैं सबको मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। तो आज के सेशन में थोड़े से इजी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी बात, बहुत छोटी सी बात है, आराम से समझ लीजिएगा कि ये मुद्रास्फीति होती क्या है। तो देखिए इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी में इसे मुद्रास्फीति बोलते हैं और आम बोलचाल में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं। महंगाई कब आती है सर? तो देखिए महंगाई तब आती है जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, ठीक है। और महंगाई आने के दो कारण है, एक होता है लागत जन्य और दूसरा होता है मांग जन्य। लागत जन्य मुद्रास्फीति में क्या होता है कि जब वस्तुओं की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं के उत्पादन लागत में जब वृद्धि होती है तो इसके प्राइस क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। और मांग जन्य में क्या होता है कि जब जनसंख्या में वृद्धि होती है, लोगों की मांग बढ़ती है, तो मांग बढ़ने के कारण क्या होती है, कीमतों में वृद्धि होती है तो महंगाई आती है। तो ऐसी स्थिति में जब मुद्रास्फीति 10 से 20% के बीच होती है तो वह कैसी मुद्रास्फीति मानी जाती है, तो इसे हम लोग दौड़ती मुद्रास्फीति मानते हैं। तो भैया बस छोटी सी बात है, ध्यान में हमेशा रखिएगा कि अगर जो 5% तक महंगाई है, ठीक है, तो इसे हम रेंगती हुई मुद्रास्फीति बोलेंगे और ये अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक मानी जाती है। जैसे सपोज करिए कि 2021 में फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, कोई वस्तु 100 रुपए की है और 2022 में ये वस्तु कितने की हो गई, ये वस्तु हो गई 105 रुपए की। तो हम कहेंगे कि 5% महंगाई में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला बिल्कुल
किन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत के अनुसार। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे प्रत्येक दिन क्विज करवाए जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत के अनुसार कौन सी बातें ठीक होगी। और लाइक शेयर सभी लोग जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से कि लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा? तो ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। देखिए एक प्रश्न जो है मुद्रास्फीति से संबंधित ही है, होता है स्किनफ्लेशन क्या होता है, ठीक है। स्किनफ्लेशन क्या होता है? तो इसमें ये होता है कि जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है ना, तो वस्तुओं की कीमतों में जब वृद्धि होती है, सॉरी, जब महंगाई आती है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्वांटिटी को कम कर दिया जाता है, कम क्वांटिटी करके बेचा जाता है उसको। जैसे मान लीजिए कि पार्ले जी का आपने बिस्किट देखा होगा, तो ऐसा नहीं है कि पार्ले जी ने 5 रुपए जो इनका दाम है, तो 5 रुपए में जितनी क्वांटिटी पहले देते थे उतनी क्वांटिटी अब भी नहीं देते। पहले शायद 5 रुपए में ये 16 बिस्किट दिया करते थे, ठीक है। अब 5 रुपए में कितने बिस्किट आते हैं, किसी को अंदाजा है? शायद मुझे लग रहा है कि 8 से 9 बिस्किट आते होंगे, ठीक है। तो इन्होंने महंगाई बढ़ने के कारण प्रोडक्ट की कीमतों में वृद्धि नहीं किया, इन्होंने क्या किया? प्रोडक्ट के आकार को छोटा कर दिया, क्वांटिटी को छोटा कर दिया, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा कि किन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत के अनुसार कौन सी बातें ठीक होंगी। चलिए बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर? बी बोल रहे हैं सभी लोग, सभी लोग बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। अच्छा भैया, और कोई? चलिए, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। किन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा था? यही कहा था ना कि मुद्रा की सट्टा मांग घटेगी जब ब्याज की दर बढ़ेगी। तो मुद्रा की जो सट्टा मांग है और जो ब्याज की दर है, इसमें ये क्या बताते हैं? विपरीत संबंध बताते हैं। तो दोस्तों इस बात को आपको याद रखिएगा कि अगर जो सट्टा मांग बढ़ेगी, सट्टा मांग घटेगी, चलिए बढ़े भी मांग सकते हैं, अगर जो सट्टा मांग यहाँ पे घटेगी जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, तो ब्याज के दर में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि किन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये कहा कि सट्टा मांग में अगर जो कमी आएगी तो ब्याज की दर में वृद्धि होगी। बहुत छोटी सी बात है। अगला इजी सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिकली ये प्रश्न तो बताना ही है, फिर आपको सर सीमांत भूमि क्या होता है ये बताना है, और अधिसीमांत भूमि क्या होता है ये बताना है। चलिए बताइए। देखिए कितना इजी सी बात, कितना इजी सी बात है, बहुत ध्यान से बहुत आराम से समझ लीजिएगा। क्या कहते हैं? ये लगान के प्रतिष्ठित सिद्धांत किसने दिया था? लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत ये रिकार्डो साहब दिए थे। कौन दिया था? डेविड रिकार्डो के द्वारा लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत दिया गया था। क्या ये कहते? कहे कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है, मतलब जो भूमि होती है इसकी उपजाऊ क्षमता अलग अलग होती है। जैसे कि हम देखिए उत्तर प्रदेश बिहार में, क्या उत्तर प्रदेश में चावल ज्यादा होता है, बिहार में बाढ़ आ जाता है तो चावल उतना नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में चावल ज्यादा होता है, पश्चिम बंगाल में चावल ज्यादा होता है, ठीक है। और भारत के कुछ राज्य हैं जहाँ चावल नहीं होता है। तो सब भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग है ना, तो अलग अलग उर्वरा शक्ति के कारण अलग अलग लगान प्राप्त होता है। जो भूमि जितना उर्वरक होगी वो उतना ज्यादा लगान देगी, और जो भूमि कम उर्वरक होगी वो कम लगान देगी। तो जो भूमि उर्वरक होगी उसे हम अधिसीमांत भूमि बोलेंगे, और इसी से लगान की प्राप्ति होगी, ठीक है। इसी से लगान की प्राप्ति होगी। और सीमांत भूमि जो होता है ये उर्वरक भूमि नहीं होता है, इससे लगान की प्राप्ति जो होती है वो नहीं होती है ना। तो भूमि भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। लगान सीमांत भूमि और उसके ऊपर का आधिक्य होता है, बिल्कुल सही है। भूमि की अलग अलग उर्वरा शक्ति होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं
उपरोक्त सभी सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। बिल्कुल ठीक है, सभी लोग लाइक और शेयर किया करिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है, अगला प्रश्न बताइए भैया। बिल्कुल चलिए कि जब मुद्रा के मूल्य में स्वतः ही बाजार के प्रवाहों द्वारा गिरावट आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? चलिए भैया बताइए क्या उत्तर होगा। इजी सी बात है, आज का सेशन थोड़ा सा आसान होगा और आज प्रयास करिएगा कि एक भी प्रश्न आपके गलत ना हो, है ना। आज का सेशन रोज की अपेक्षा थोड़ा आसान होगा और प्रयास करिएगा कि प्रश्न गलत ना हो, लेकिन ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या उत्तर होगा भैया कि जब मुद्रा के मूल्य में स्वतः ही बाजार के प्रवाहों द्वारा गिरावट आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इतने सारे लोग एक ही तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बोल रहे हैं। बिल्कुल, इसमें क्या होता है कि जब मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तो कीमतों में क्या आने लगती है? कमी आने लगती है ना। मुद्रा का मूल्य बढ़ता है मतलब पैसे की वैल्यू जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि कम मुद्रा में ज्यादा वस्तुओं को आप परचेज कर पाएंगे, तो इट मीन्स की छोटी सी बात होगी, कीमतों में कमी आएगी और इसे हम क्या बोलेंगे सर? अस्फीति की स्थिति बोलेंगे। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है कि यदि मुद्रा के मूल्य में स्वतः ही बाजार के प्रवाहों द्वारा गिरावट आती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? अस्फीति की स्थिति बोलते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, भुगतान संतुलन में असंतुलन किस स्थिति में इच्छित होता है? थोड़ा आराम से, धैर्य से और प्यार से प्रश्नों को करिएगा, क्योंकि प्रश्न देखने में बहुत आसान लगेंगे लेकिन, है ना, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में प्रश्न गलत होते हैं। तो गलती नहीं करना है। आज आपका गलती का परसेंटेज 2 से 4%, 5% होना चाहिए, या बहुत होना चाहिए तो 10%, उससे ज्यादा गलती नहीं होनी चाहिए अगर जो आप हमारे साथ निरंतर लगे हुए हैं तो। इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई कि भुगतान संतुलन में असंतुलन किस स्थिति में इच्छित होता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बोल रहे हैं सभी लोग। एक के अलावा कोई और है? एक के अलावा कोई भी नहीं है। चालू खाते में घाटा आता है, सभी लोग ये बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, और कोई भैया? इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। ये बच्चों वाला सेशन आज चल रहा है, बहुत छोटा सा सेशन, लेकिन देखिए कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं, है ना। तो जितने लोग भी पी बोलेंगे सर सबका उत्तर ठीक होगा। ये पूंजीगत खाते में घाटा की बात होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द राइट आंसर हो जाएगा कि भुगतान संतुलन में जो असंतुलन आता है किस स्थिति में इच्छित होता है? तो जो आपका पूंजीगत खाता है उसमें घाटा है। भुगतान असंतुलन की स्थिति कब पैदा होती है? जब हमें निर्यात से कम कीमत प्राप्त हो और जब हम आयात करें तो उससे हमें क्या हो कि उससे हमें विदेशी मुद्रा का भरपूर क्या हो? नुकसान हो। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय आपातकालीन स्थिति में बढ़ाया जाता है तो उसके बाद भी स्थिति सामान्य होने पर भी बढ़ा रहता है। बहुत आसान आसान सा प्रश्न है, बहुत आराम से करिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए। करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय आपातकाल की स्थिति में बढ़ाया जाता है तो उसके बाद भी स्थिति सामान्य होने पर भी बढ़ा ही रहता है। ये मत किसका है? क्या उत्तर होगा सर? इजी सी बात है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सभी लोग बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, वैगनर साहब का कहना था एब्सोल्युटली ठीक है दोस्तों। वैगनर साहब ने ये बात कही थी, जैसा कि आपने देखा था ना, कोविड काल आया था
तो बहुत सारे टैक्स हुए जो इंक्रीज किए गए और ये कहा गया कि आप थोड़ा सा देश की हेल्प करिए। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हो गया, वो जो टैक्स लगाए गए उसमें कोई भी क्या हुआ, कमी नहीं लाई गई। तो ये बात बिल्कुल वैगनर साहब की ठीक है कि करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय आपातकालीन स्थिति में बढ़ाया जाता है, तो उसके बाद भी स्थिति सामान्य होने पर बढ़ा ही रहता है, ये वैगनर साहब ने कहा था। अगला प्रश्न, राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है? इजी सी बात है भाई, राजकोषीय नीति कौन अपनाता है? सरकार अपनाती है। बहुत देखिए, बहुत आसान सी भाषा। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? गवर्नमेंट से, सरकार से। और मौद्रिक नीति का संबंध किससे है? आरबीआई से है। राजकोषीय नीति में क्या होता है? सरकार को सरकार आय प्राप्त करता है ताकि अर्थव्यवस्था में सरकार व्यय कर सके। आय कहां से प्राप्त करेगा? आय मुख्य रूप से 3 जगहों से प्राप्त करता है। या तो वो कर बढ़ा सकता है, या तो वो आंतरिक ऋण ले सकता है, या तो वो बाह्य ऋण लेता है। फिर जब यहाँ से ये पैसा प्राप्त कर लेगा सरकार, तो फिर क्या करेगा? ये सार्वजनिक व्यय करेगा, जिससे क्या हो सके कि लोगों की निवेश क्षमता बेहतर हो सके, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, ये सारी चीजें बेहतर हो सके। और जब ये सारी चीजें बेहतर होंगी दोस्तों, तो क्या होगा? लोगों की निवेश क्षमता में वृद्धि होगी। निवेश क्षमता में वृद्धि होगी तो लोग उत्पादन करेंगे। उत्पादन में वृद्धि होगी तो आर्थिक वृद्धि होगी। उत्पादन होगा तो रोजगार में वृद्धि आएगी और कीमतों में स्थिरता देखने को मिलेगी। अर्थात गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो कम होती हुई नजर आएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक करने हेतु निम्न उपायों में कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है? इजी सी बात है। एक तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने में कौन से मौद्रिक उपाय नहीं है। अब यहां से प्रश्न हो गया, मौद्रिक उपाय कौन अपनाता है सर? मौद्रिक उपाय अपनाता है आरबीआई, केंद्रीय बैंक। हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है वो मौद्रिक उपाय अपनाता है। और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आरबीआई से संबंधित नहीं है? इजी सी बात है, बिल्कुल ठीक है, डी बोलेंगे सभी लोग, बिल्कुल सही है। तो आयात पे नियंत्रण जो करता है वो सरकार के द्वारा होता है। कैसे नियंत्रण करेगा सरकार? कैसे नियंत्रण करेगा? कई विधियां होती है। मुख्य रूप से क्या होता है कि हम कोटा निर्धारित कर देते हैं। हम कहते हैं भैया 5,000 टन हम क्या करेंगे, आपसे ये वस्तु लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। या हम क्या करते हैं, प्रशुल्क बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा टैक्स लगाने लगते हैं। तो जो निर्यात करता है या तो उसके लाभ में कमी आएगी, या जो इस देश में उन वस्तुओं का उपभोग जो लोग करेंगे, तो उन वस्तुओं की कीमतों में जब वृद्धि हो जाएगी तो उपभोग का स्तर कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आयात जो होंगे वो कम हो जाएंगे। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है, तो सभी लोगों से निवेदन है थोड़ा लाइक शेयर किया करिए। क्लास आपकी है, 2 घंटे बहुत मजा आने वाला है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? रोजगार के जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। और कोई भाई? कुछ लोग बी भी बता रहे हैं, कुछ लोग डी भी बता रहे हैं। और कोई भाई? और कोई? अरे भाई, रोजगार के जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे ना, वो क्या कहते हैं कि जो बेरोजगारी होती है ना, वो एक असामान्य दशा होती है। ठीक है, वो पूर्ण रोजगार की बात करते हैं। वो हमेशा ही पूर्ण रोजगार की बात करते हैं कि जो आपके पास संसाधन है उन सभी संसाधनों का आप ठीक तरीके से उपयोग करके उत्पादन कर रहे हैं। तो ये पूर्ण रोजगार की बात करते हैं और कहते हैं कि जो बेरोजगारी है ये एक असामान्य अवस्था है ना। तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोलेंगे सर, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। बी सभी लोग बोल रहे हैं ना? बिल्कुल। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न, गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? बच्चों वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए बहुत सारे लोग मूव करेंगे, मैं भी यही बताऊंगा। चलिए बताइए भाई। रेणुका जी, सीमा माथुर जी, रंजीत चौधरी जी, राजन सिंह जी, चंद्रजीत जी, अरुधत्ती देवी जी, सुनीता शर्मा जी, उरोज खान जी, तस्नीम खान जी, मौसम कुमारी जी, अभी जी, बिल्कुल सुनीता शर्मा जी।
क्या उत्तर होगा? टी सभी लोग बोल रहे हैं। ए कोई नहीं बोलेगा। अच्छा सर, अगर जो आप ए नहीं बोलेंगे तो बिल्कुल ठीक बोलेंगे कि गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? तो गिफिन वस्तुएं निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी होती हैं। और गिफिन वस्तु की प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर जो वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी तो मांग में भी क्या होगी? कमी आएगी। अर्थात बाजार का नियम जो होता है यहाँ पे लागू नहीं होता है। जैसे अगर जो आपके पास अभी कुछ सालों पहले तक, कुछ दशक पहले तक क्या हुआ कि लोग खाना बनाने के लिए स्टोव का प्रयोग करते थे, तो स्टोव का प्रयोग करते थे तो उसमें मिट्टी का तेल डालते थे। लेकिन जब आपके पास पैसा हुआ तो मिट्टी के तेल के दाम भले से नीचे गए, लेकिन आपने कहाँ पे मूव कर दिया? आप गैस से खाना बनाना प्रारंभ कर दिए, गैस पर खाना बनाना प्रारंभ कर दिए। साथ ही साथ बाजरे का भी उदाहरण दिया जाता है कि जब आपके पास पैसा ज्यादा होगा तो आप गेहूं की तरफ चले जाएंगे, बाजरा का आटा क्यों खाएंगे? तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या है भाई? नाम ले लीजिए दीक्षा सिंह जी। चलिए भैया, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि किस कि रोजगार के सिद्धांत में मंदी से अर्थव्यवस्था का उभरने का अंतिम उपाय क्या है? मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर जो आप पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, 125 क्वेश्चन होंगे ना, तो आप मान के चलिए कि 40 प्रश्न आपको इस प्रकार के मिल जाएंगे। और ये 40 प्रश्न एक भी आपको गलत नहीं करना है। अगर जो ये इस प्रकार के 40 प्रश्न आप गलत करेंगे ना, तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी। आपको आराम से छोटी छोटी चीजें मिलेंगी कि रिकार्डो साहब की मान्यता क्या है, जेएस मिल की मान्यता क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यताएं कौन सी इसमें से नहीं है। इस प्रकार की छोटी छोटी 40 प्रश्न तो आपको पक्का मिलने वाले हैं। और ये अगर जो आप मिस कर दिए तो फिर सिलेक्शन से थोड़ी सी दूरी बढ़ जाएगी, है ना? तो ऐसे प्रश्नों को मिस नहीं करना है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग को ये प्रश्न आते होंगे, लेकिन फिर भी क्या करना, बार 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 रिवीजन कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो ऑप्शन नंबर इसी में कुछ लोग क्या बता रहे हैं, सभी लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी भी बता रहे हैं। भाई क्यों डी बता रहे हैं सर? ये क्या कहते हैं किन साहब? ये कहते हैं कि अगर जो अर्थव्यवस्था मंदी में फंसी हुई है, अर्थात अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो स्तर है वो कम है। मंदी कब होता है? तभी तो होता है ना कि जब मांग व पूर्ति कम होता है। तो जब मांग ही नहीं होगा तो पूर्ति नहीं हो पाती, जब पूर्ति नहीं होती है तो उत्पादन का स्तर कम हो जाता है, और उत्पादन का कम स्तर होना ही क्या कहलाता है? मंदी कहलाता है। तो मंदी से उबरने के लिए इन्होंने ये कहा किन साहब ने कि आपको क्या करना चाहिए ना कि सरकार को अर्थव्यवस्था में व्यय करना चाहिए, अर्थव्यवस्था में सरकार को पैसा डालना चाहिए। जब सरकार अर्थव्यवस्था में व्यय करेगा तो इससे लोगों की निवेश क्षमता जो है वो बढ़ेगी, और निवेश क्षमता बढ़ेगी तो क्या होगा? ये उत्पादन करेंगे जिससे मांग व पूर्ति जो होगी वो क्या होगी? क्रियाशील हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न बताइए। बहुत सारे लोग कहते हैं सर न्यूमेरिकल कराया करिए, है ना? तो न्यूमेरिकल में तो भैया देखिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक तो आपका वो वाला आ जाएगा के इज इक्वल टू 1/MPS, दूसरा आ जाएगा के इज इक्वल टू 1/M 1-MPC, और तीसरा जो आपका आ जाएगा, ये पहले में रख दीजिए, ये दूसरा एक ही कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। दूसरा में आ जाएगा आपका माध्य से या माध्यिका से या बारंबारता से, ठीक है। मतलब बहुत लिमिटेड चीजों को भी पढ़ लेंगे ना, तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-3 आपके एग्जाम में आते हैं जो जिसमें संख्या होता है, वो बड़े आराम से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं सभी लोग। 5 लाख बोल रहे हैं सभी लोग, 5 लाख बोलेंगे। अच्छा भैया, सभी लोग 5 लाख बोलेंगे, कोई इधर उधर थोड़ा सा नहीं बोलेगा क्या? ठीक है, सभी लोग 5 लाख बोलेंगे, थोड़ा भी इधर उधर कोई नहीं बोलेगा। 5 लाख कैसे होगा बताइए कमेंट करके। 5 लाख कैसे होगा कमेंट करके जरूर बताइए। क्या फार्मूला लगेगा? ठीक है, क्या फार्मूला लगेगा? ई आर
इंटू 100। पी क्या है? 100। पी क्या है? प्रारंभिक जमा। और आर क्या है? रेट है, अर्थात नगद शेष अनुपात है। यही तो है ना? तो ये कितना है भैया? 1,00,000 है ना? आपको फार्मूला बताना चाहिए था। 1,00,000 हुआ, 1,00,000 अपन रेट कितना, अच्छा नगदी शेष अनुपात कितना दिया है? ये 20 दिया है, ठीक है। इंटू हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 100 कर देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो जितने लोग भी 5,00,000 बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होता है तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है भैया? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। सभी लोग थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। ठीक है, नहीं नहीं, अभी आरती पाल जी अभी और टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलेगा। जैसे अभी थोड़े से कम टेस्ट सीरीज इसलिए दिए गए हैं ताकि मैं ये सोच रहा हूं कि जब एग्जाम करीब आए तो थोड़ा आपको और टेक दिया जाए, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, है ना। तो टेस्ट सीरीज जितने लोग भी दे रहे हैं, बस मैं आपसे यही कहूंगा कि टेस्ट देने का ये मतलब नहीं है कि आप टेस्ट दीजिए और देखिए कितने सही हुए कितने गलत हुए। पहला टेस्ट जब भी अटेम्प्ट करिए तो ये देखिए कि आपके जो प्रश्न गलत हो रहे हैं वो कहाँ से गलत हो रहे हैं। और जब आपको ये पता चल जा रहा है कि हमारे प्रश्न मुद्रा एवं बैंकिंग से, या हमारे प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से, या हमारे प्रश्न अंतरराष्ट्रीय व्यापार से यहाँ से गलत हो रहे हैं, तो इन चीजों को पहले पढ़िए। दूसरा टेस्ट तब तक न दीजिए दीजिए जब तक इन चीजों को ठीक न कर लें। और जब इन चीजों को ठीक से पढ़ लीजिए तब फिर दूसरा टेस्ट दीजिए। दूसरे में देखिए क्या गलती हो रहा है, फिर उसको सुधारिए, फिर तीसरा दीजिए। ऐसे टेस्ट देने का क्या होता है? फायदा होता है। अदरवाइज टेस्ट जो है अगर जो सीखेंगे नहीं तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। यदि मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होता है तो ये दर्शाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। क्या होता है? मांग में वृद्धि होता है। और मांग में वृद्धि कब होता है? कमेंट करके बताना चाहिए। मुद्रा के मांग में वृद्धि कब होता है सर? मांग में वृद्धि कब होता है? मांग में वृद्धि कब होता है? जब आपकी आय बढ़ती है तो आप बस आपके पास वस्तुओं की क्रय करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जब आपकी आय बढ़ती है और मांग भी आपकी, आय बढ़ने के कारण जो आपकी मांग बढ़ती है, कीमत जो होता है वो स्थिर होता है। और मांग में विस्तार क्या होता है कि आपकी आय स्थिर होती है और कीमत कम हो जाता है, इससे आप मांग को ज्यादा कर देते हैं। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस बाजार व्यवस्था को क्या नाम दिया जाता है जिसमें केवल एक क्रेता एक विक्रेता होते हैं? ये प्रश्न तो बहुत आसान है, लेकिन चलिए देखिए, मेरे द्वारा जो भी कहा जाता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको नहीं मिलेगा, है ना। जितना मैं बोला हूं आपके एग्जाम तक सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वो मेरी जिम्मेदारी है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। अच्छा भैया, सभी लोग डी बोल रहे हैं। तो देखिए, जब बाजार व्यवस्था, सॉरी, उस बाजार व्यवस्था को क्या नाम दिया जाता है जिसमें केवल एक क्रेता, मतलब खरीदने वाला एक हो और बेचने वाला एक हो? तो इजी सी बात है, इसे हम क्या बोलेंगे? द्विपक्षीय एकाधिकार। आपका माइंड पता है, आपका माइंड कैसे काम करेगा? जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठेंगे तो आपको बस ये वाला क्या हुआ, एक क्रेता, ठीक है, और एक विक्रेता, तो आप तुरंत आंख मूंद के कहेंगे अरे ये तो एक की बात हो रही है, तो एकाधिकार होगा। एकाधिकार में एक ही तो विक्रेता होता है, तो आप ऑप्शन नंबर बी करेंगे। लेकिन अगर जो हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि एक खरीदने वाला होगा एक बेचने वाला होगा,
तो ये होगा द्विपक्षीय एकाधिकार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इच्छा विहीनता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये मुझे पता है कि आपको पता होगा कि इच्छा विहीनता का सिद्धांत किसने दिया, लेकिन क्या क्या कहा था उसमें, आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, कि इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा, और 2023, अब तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस साल आप लोग नौकरी ले लीजिए, क्योंकि संभव ही नहीं है। 2023 में देखिए आपके पास यूपी टीजीटी पीजीटी के चांसेस है, जो लोग झारखंड के हैं झारखंड टीजीटी पीजीटी के चांस है। एलटी ग्रेड और जीआईसी की वैकेंसी 100% आने वाली है ना, और साथ ही साथ आपके पास केबीएस और शायद एनबीएस देने का भी मौका मिल जाए, तो आपके पास 5-6 अपॉर्चुनिटी है। 2023 कैसे भी करके एक दृढ़ निश्चय के साथ 2023 में आपको क्या करना है, पढ़ाई से टाटा बाय बाय करना है और किसी स्कूल में जाकर के पढ़ाना है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रतिज्ञा कर लीजिए अपने आप से, बाकी मैं हूं, हमारे साथ लगे रहिए, कोई समस्या नहीं। क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, इच्छा विहीनता का सिद्धांत दिया था वो जेके मेहता ने दिया था। और मैं अगर जो आपको आसान शब्दों में बताऊं तो जेके मेहता साहब ने ये कहा था कि अर्थशास्त्र जो है ना, वो हमें उन बातों का भी अध्ययन कराता है जिसमें हमारी कोई इच्छा नहीं होती है, अर्थात जिसमें हमारी कोई रुचि नहीं होती है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। और जो लोग भी दम लगा के मेहनत कर रहे हैं, आप मेरी बात को याद रखिएगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जो लोग भी मेहनत करके पढ़ रहे हैं ना, आप मेरी बात को याद रखिएगा, जब सिलेक्शन मिल जाएगा तो हमको फोन करके कहिएगा कि हाँ सर आप कह रहे थे कि हो जाएगा, हम ही मानने के लिए तैयार नहीं थे। यार कहाँ से प्रश्न पूछेगा, मैं इतने सारे प्रश्न करवाता हूँ। आप उठा लीजिए कोई भी पेपर, अगर जो आप 50 दिन हमारे साथ कंटिन्यू पढ़े हैं ना, कोई भी पेपर इकोनॉमिक्स का उठा लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको लगेगा कि हाँ हाँ सारी चीजें हमने पढ़ा है। अब वो आप अपना कंसंट्रेशन खो रहे हैं, नहीं कंटिन्यू हो रहे हैं, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोलेंगे सर कि मांग की लोच दर्शाता है, तो मांग की लोच जो है मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वस्तु के मांग और वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मांग की लोच के आधार पे दर्शाते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं है? ठीक है, कि अगर जो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या कमी होगी तो आप अपने मांग में कितना कमी या वृद्धि करेंगे, ऐसे समझ सकते हैं, बहुत आसान भाषा में। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मान क्या है? राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मान है, क्या होता है भैया? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, लाइक शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं सभी लोग? निवेदन है कि लाइक शेयर किया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, ये देखिए इतने लोग क्लास देख रहे हैं, बहुत सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। तो निवेदन है सभी लोगों से एक बार लाइक शेयर कर दिया करिए। चलिए बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि निवेश अनुपात अपान पूंजी उत्पाद अनुपात। एब्सोल्युटली 100% ठीक है कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का हमको का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, तो जो निवेश अनुपात होता है उससे अपान कर देते हैं पूंजी उत्पाद अनुपात को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बार बार बोलता हूँ, कापी पेन लेके रखिए, कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको कापी पेन लेके पास में बैठना चाहिए, उसका रिवीजन करना चाहिए। ये देखिए कितना मस्त सा प्रश्न आया, बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है। अब आप कौन, देखिए ऐसे प्रश्न आपको केवल और केवल प्रैक्टिस में देखने को मिलेंगे। कहीं पे जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे ना, तो स्टार्टिंग में आप सबसे पहले एडम स्मिथ को पढ़ेंगे, फिर जेएस मिल को पढ़ेंगे, फिर से को पढ़ेंगे, और उसके बाद आप इन्हीं के जस्ट बाद किन्स को पढ़ने लगेंगे। लेकिन अगर जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि हाँ भैया ये क्या पूछ रहा है। तो देखिए छोटी सी बात है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है,
तो भैया जेएस मिल को रखते हैं, एडम स्मिथ सबसे पहले आते हैं, फिर जेबी से ये है, पता ही है आपको। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी किन्स साहब हो जाएंगे। अब आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये जितने लोग भी हैं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना करते हुए किन्स साहब कहते हैं कि ब्याज दर एक विशुद्ध मौद्रिक घटना होती है, ठीक है। और ये जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ब्याज दर के लिए अनेक कारकों को माना है, लेकिन किन्स साहब कहते हैं नहीं, ब्याज दर जो है वो केवल और केवल एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। तो किन्स साहब इन सभी लोगों की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। अगला प्रश्न, अन्य चीजें स्थिर रहने पर बैंक दर में वृद्धि का तात्पर्य क्या है? बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या होगा? बार बार बताता हूं, फिर बता दे रहा हूं। एक होता है आरबीआई, दूसरा होता है व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कौन होता है? हम लोग अर्थात जनता, है ना। तो जिस ब्याज दर पर आरबीआई ऋण देता है व्यापारिक बैंकों को, उस दर को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक दर। अब आप मुझे कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कि अगर जो इसे हम बैंक दर बोलेंगे तो फिर रेपो रेट क्या होगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर आप ये कह रहे हैं कि आरबीआई जिस दर पे ऋण देता है व्यापारिक बैंक को उसे हम बैंक दर बोलते हैं, तो फिर रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट में भी तो यही होता है ना। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अंतर क्या होता है, ठीक है। तो आरबीआई जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है उसे हम बैंक दर बोलते हैं, और व्यापारिक बैंक और वाणिज्यिक बैंक जिस दर पे हमें ऋण देता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्याज दर बोलते हैं। आप बैंक में पैसा जमा करते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं तो कहते हैं ना 5% का ब्याज लगेगा, 2% का ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या लगता है? ब्याज। इनका क्या लगता है? बैंक, ठीक, बैंक दर, बिल्कुल ठीक है। तो एब्सोल्युटली 100% ठीक है। तो जितने लोग भी कर रहे हैं सर, यहाँ पे खेल जो होता है वो अल्पकाल का हो जाता है। तो बस रेपो रेट में जहां पे बात होती है वो अल्पकाल वहां पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। अल्पकाल का टर्म कितना होता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो छोटी सी बात है, बात को समझिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, अल्पकाल होता है, बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। बी बोल रहे हैं या ए बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं कि ए बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं कि ए बोल रहे हैं? बैंक दर में वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा? देखिए मैं आपका कमेंट देख नहीं पाया, क्या बता रहे हैं लोग? डी बता रहे हैं सभी लोग। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि निजी निवेश में कमी आ जाएगी। निजी निवेश में सर इसलिए कमी आ जाएगी क्योंकि जब आरबीआई जो होंगे ये क्या करेंगे? ब्याज की दर ज्यादा देंगे, ठीक है, सॉरी बैंक दर ज्यादा देंगे। जब आरबीआई की व्यापारिक बैंक जो है वो आरबीआई को बैंक दर जब ज्यादा देंगे तो ऐसी स्थिति में ब्याज दर महंगा कर देंगे। तो ब्याज दर महंगा कर देंगे तो जहां पहले आपको ऋण 5% में पे मिल रहा था अब 7% पे मिलेगा। तो 2% पैसा तो आप ब्याज के रूप में अदा कर दे रहे हैं, तो वो 2% आपकी निवेश में कमी लाएगा। 2% आप निवेश कर सकते थे लेकिन वो क्या करेगा? आपकी निजी निवेश में कमी लाएगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न, ये दो बातें हैं, अब आपको तुरंत कहना चाहिए सर जी देखिए यहाँ पे पूछ रहा है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। आपके दिमाग में आना चाहिए सर आपने तो बहुत बार बताया है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होता है, और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति अगर जो आया तो तुरंत आपको यहाँ पे किन्स साहब याद आ जाने चाहिए। इस तरीके से याद आने चाहिए भाई, बहुत मतलब याद आने चाहिए, ये नहीं कि बस क्वेश्चन देख रहे हैं करते रहे। अब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, ठीक है, सबसे ज्यादा कंसर्न किस पे जताया था किन्स साहब ने? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति से। और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कब आती है? जब वस्तुओं की मांग बढ़ती है। और वस्तुओं की मांग कैसे बढ़ती है? तो बताते हैं कि जनसंख्या जो होता है वो बढ़ता है। तो जब जनसंख्या बढ़ेगा तो लोग वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो मांग के अनुसार उत्पादन नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो मार्केट में प्रोडक्ट कम रहेंगे, मांग ज्यादा होगी, तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आ जाएगी।
और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आना ही तो महंगाई होगी। तो इसे ही हम मांग प्रेरित मुद्रास्फीति बोलते हैं। और लागत प्रेरित मुद्रा है दूसरा वाला। इसमें क्या होता है, क्या होता है सर? कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए कुछ लोग सी। इतनी गलतियां क्यों हो रही है भाई? कुछ लोग ए कुछ लोग सी बोल रहे हैं, क्यों भाई? इस प्रश्न में भी गलती हो रही है। बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होता है। बचत की कहां पे बात आती है भैया? कच्चे माल की जब कमी हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में कच्चे माल महंगे हो जाएंगे। ठीक है, कच्चे माल महंगे हो जाएंगे। और जब कच्चे माल महंगे हो जाएंगे तो जो कंपनी किसी प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही थी वो कंपनी अब क्या करेगी? कच्चा माल महंगा प्राप्त करेगी। और जब कच्चा माल महंगा प्राप्त करेगी तो उसकी उत्पादन लागत जो होगी वो बढ़ जाएगी। और जब उत्पादन लागत बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाकर के ऊंचे कीमतों पर बेचेगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक है। तो याद रखिएगा कि किन साहब ने किस पे जोड़ दिया था? मांग प्रेरित स्फीति से। मांग प्रेरित स्फीति क्या होता है कि जब जनसंख्या में वृद्धि आती है तो लोगों की मांग बढ़ती है। लोगों की मांग के बढ़ने के कारण मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो पाता है तो वस्तुएं मार्केट में कम होती है, मांग ज्यादा होता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति में क्या होता है कि एक फर्म जो होता है वो उत्पादन करता है तो कच्चे माल के जब शॉर्टेज पड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कच्चे माल भी महंगा हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे कुछ अर्थशास्त्री कहे हैं ना कि आपके पास आपके देश में जो संसाधन प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, ठीक है, तो अपने संसाधनों के माध्यम से आप उत्पादन करिए। ऐसा नहीं कि आप कच्चे मालों को दूसरे देश में भेज दीजिए। हमारा देश जो था उसे भारत के हम लोग क्या बोलते थे दोस्तों? सोने की चिड़िया बोलते थे। लेकिन अंग्रेजों ने हमें कैसे लूटा हमें? हमारे देश के जो प्रचुर संसाधन थे उन संसाधनों को जहाजों से वो क्या कर देते थे? इंग्लैंड में भेज देते थे। और फिर वही हमारे ही संसाधनों से बनाए हुए प्रोडक्ट ला करके हमको बेचते थे, है ना? तो वही बात हो गई। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कर के मौद्रिक भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे हस्तांतरित किया जा सकता है। ये बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत इजी सा प्रश्न है। कोई गलत करेगा क्या? बी सभी लोग बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कर विवर्तन। और आपको बताना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा सा कुछ बताया करिए। ये मुझे पता है कि आपको ये प्रश्न पता है, क्या ये प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत हो सकता है या अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत होता है? तो आपको कहना चाहिए सर ये अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत ही संभव है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कर का विवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको सैलरी मिलेगी तो आपकी सैलरी में से ही आपका टैक्स कट जाएगा। लेकिन अगर जो कोई प्रोडक्ट है उसका आप विवर्तन कर सकते हैं तो क्या होगा? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कर के मौद्रिक भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे हस्तांतरित किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? कर विवर्तन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। और कर विवर्तन जो होता है वो हमेशा ही इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, जो अप्रत्यक्ष कर होता है, उसी में संभव होता है, उसी से संभव होता है। और कर विवर्तन पश्चगामी भी हो सकता है और अग्रगामी भी हो सकता है, ये भी याद आना चाहिए। पश्चगामी मतलब क्या होगा कि एक उत्पादक जो होगा इस टैक्स का भार उसके ऊपर इस टैक्स का भार उसके ऊपर इंपोज कर देगा जहां से कच्चे माल ले रहा है, या टैक्स का भार क्या करेगा? विक्रेता के ऊपर इंपोज कर देगा। तो ये अग्रगामी और पश्चगामी दोनों होता है। ये भी बात आपके दिमाग में आना चाहिए। सच्ची सच्ची बताइए कितने लोग के दिमाग में आया था कि नहीं आया था? अगला प्रश्न ये रहा कि किसी देश का व्यापार संतुलन किसके बराबर होता है? जितने लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बहुत सारे लोग क्लास देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग डी बोल रहे हैं। अच्छा भैया, कि किसी देश का भुगतान संतुलन किसके बराबर होता है? तो जो हमारे निर्यात होते हैं और जो हमारे आयात होते हैं। यहाँ पे निर्यात कीमत देना चाहिए था, निर्यात कीमतों माइनस आयात कीमतों। ठीक है, आयात कीमतों नहीं भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा काम। ठीक है, तो क्या होगा कि जो हम निर्यात करते हैं उससे हमें कितना पैसा मिल रहा है और जो हम आयात कर रहे हैं उससे हमें विदेशी मुद्रा का लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, तो इसी का जो अंतर होता है दोस्तों
उसके माध्यम से हम व्यापार संतुलन की बात करते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निर्यातों की कीमत माइनस आयातों की कीमत एक्चुअली होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है। क्या हुआ, मैं बहुत तेजी से भाग रहा हूं क्या? आज बहुत तेजी से मैं भाग रहा हूं क्या? ऐसा कुछ है क्या? बहुत तेजी से क्लास चल रही है क्या? स्लो कर दूं थोड़ा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक, ठीक है, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन की है, आप जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे A to Z इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के कंप्लीट आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, साथ ही साथ दोस्तों अन्य जितने भी परीक्षाएं सबका बैच उपलब्ध है। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस अलग अलग है, लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी और झारखंड टीजीटी पीजीटी की फीस 2000 रुपए। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, बैच में ऐड कर दिया जाएगा। एमपी सेट और यूजीसी नेट की फीस 2500 रुपए है, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, डायरेक्ट वहां से आप जाके क्या कर लेंगे, कोर्स को परचेज कर लेंगे। चलिए, माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है। मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है सर, इजी सी बात है, ये तो बहुत बच्चों वाली बात हो गई। माल्थस साहब क्या कहते हैं कि जो जनसंख्या होती है ना, जो जनसंख्या होती है, इस जनसंख्या में गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि होता है, अर्थात 2 के बाद 4, 4 के बाद 16, 16 के बाद 64, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि होता है। और जो खाद्यान्न होता है या जो उत्पादन होता है वो समानांतर श्रेणी में बढ़ता है, ठीक है। जो खाद्यान्न होता है ये समानांतर श्रेणी, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, और इसमें ह्यूज डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो प्रत्येक 144 साल के बाद अकाल आता है, सूखा पड़ता है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा आता है, और ये फिर चीजें क्या होती है, संतुलित हो जाती हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए। हाँ, आज थोड़ा सा मैसेज ज्यादा हो रहा है ना, क्योंकि आज प्रश्न थोड़े से आसान है रोज की अपेक्षा। चलिए, क्या उत्तर होगा? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्न में कौन आर्थिक विकास का सर्वश्रेष्ठ सूचक है? बच्चों वाला प्रश्न आ गया। इस प्रश्न का उत्तर करिए, बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं। एक होता है आर्थिक समृद्धि, एक होता है आर्थिक विकास। बार बार बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं कि आपके दिमाग में बना रहे। आर्थिक समृद्धि जो होगा, चलिए भाई, कुछ बेढंगे लोग भी चले आते हैं कभी कभी, है ना, कुछ बेढंगे लोग भी चले आते हैं कभी कभी, उनको खुद ही नहीं पता है कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर होता है। आगे कमेंट करते हैं, आगे कमेंट करते हैं, कितनी बुरी बात है ना। अब बताइए, अरुधत्ती जी ने उनको बोल दिया पागल है, हमने तो पागल बोला नहीं, अरुधत्ती जी बता रही कि वो पागल है। किसको किसको लगता है कि वो पागल है? किसको किसको लगता है कि वो पागल है? ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो पागल है, हालांकि आप लोग सर्टिफिकेट दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो कैसी जिंदगी में यार, कैसी जिंदगी में ठीक कर पाएंगे? ऐसे लोग जिंदगी में कैसे ठीक कर पाएंगे? कुछ नहीं ठीक कर पाएंगे, वो दूसरे को देखेंगे बस। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्न में कौन आर्थिक विकास का सर्वश्रेष्ठ सूचक है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि भैया आर्थिक विकास जो होता है वो विकासशील देशों में देखने को मिलता है,
विकासशील देशों में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, साथ ही साथ में लोगों की लाइफ स्टाइल अच्छी होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली का स्तर सुधरता है और आर्थिक समृद्धि जो होता है वो विकसित देशों में देखने को मिलता है, जहां पे वहां पे टेक्नोलॉजी परिवर्तन होता है या राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे उत्तर ठीक हो जाएगा। अब बताइए, इतना पढ़े लिखे होने का क्या मतलब कि पागल की उपाधि लेके चले गए? अगर जो पागल का सर्टिफिकेट लेके चले गए तो इतना पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है? इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्न में से कौन सी विशेषताएं भारतीय कृषि से संबंधित हैं? भारतीय कृषि की विशेषता क्या है भैया, बता दीजिए। चलिए, इजी सी बात है, भारतीय कृषि की विशेषता क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। और कोई? डी के अलावा कोई और है? कोई नहीं है? अच्छा भैया, देखते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, बिल्कुल ठीक है, कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है, जहां पे कुछ कृषकों की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है ना? बिल्कुल ठीक है। उच्च उत्पादकता नहीं है भैया, निम्न उत्पादकता है। बड़े किसान बिल्कुल नहीं है। हरियाणा और पंजाब को छोड़ दिया जाए तो, और हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो बड़े किसान हमारे देश में पूरा देखने को मिलता नहीं है। मानसून की अनिश्चितता, बिल्कुल ठीक है भैया, जब हमको बारिश चाहिए तो बारिश नहीं होता है, जब नहीं चाहिए तो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न अंत्योदय योजना संबंधित है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अंत्योदय योजना संबंधित है। अंत्योदय योजना की बात करें सर, तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? अंत्योदय योजना बहुत सुना होगा आपने, अंत्योदय योजना के बारे में बहुत सुना होगा। इसकी शुरुआत किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी 25 दिसंबर 2000 को। आपको कमेंट करके बताना चाहिए था कि सर 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री जी का, उस टाइम के अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उनके 76वें बर्थडे पे इसकी शुरुआत की गई थी। बिल्कुल ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था कि हम क्या करें? कमजोर वर्ग का उत्थान करें। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी में ये कहा गया था कि जो लोग कमजोर हैं उनको हम क्या करें? खाद्यान्न उपलब्ध कराएं, उनको गेहूं दें, उनको चावल दें, ताकि वो महीने भर कम से कम 2 टाइम की रोटी उनको मिल सके। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। सर टाइम तो दो, मतलब टाइम तो दे रहा हूं। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा स्लो करते हैं, थोड़ा सा स्लो करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर करिए, सार्वजनिक पुस्तकालय है, ठीक है। सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय होता है, क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर, इजी सी बात है, कि सभी लोग बोलेंगे। सी बोल रहे हैं? अच्छा भैया, ठीक। सार्वजनिक पुस्तकालय जो है ये एक योग्यता वस्तु की श्रेणी में आती है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, कि आप सार्वजनिक पुस्तकालय में जाएंगे और वहां से आपको ज्ञान मिलेगा, और जब ज्ञान मिलेगा तो आप अपनी योग्यता को बढ़ा सकेंगे। अगर जो आप प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में रहते हैं तो सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ है पता है? कहाँ? कंपनी गार्डन में, ठीक है, जिसे मिंटो पार्क बहुत सारे लोग जानते हैं। तो कभी जाइए वहां पे पढ़िए। यहाँ तो बहुत सारे जगहों पे है, तो कभी कभी संडे को थोड़ा सा इसी बहाने घूम के देख लेना चाहिए।
है ना। लोगों को लगता है कि हम बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, हम बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ा दिए। लेकिन अगर जो केवल इकोनॉमिक्स के बुक होगा कलेक्शन वहां पे आप देखेंगे तो लगेगा कि अरे यार, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं, फिर भी हम इन किताबों को नहीं जानते, है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए। हाँ, मिंटो पार्क में। कि भारत में खाद्यान्न समस्या का प्रमुख कारण क्या है? चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। और कोई? और कोई? तो जितने लोग भी सी बोलेंगे कि अनाज की अधिक कीमत है, तो अब कुछ लोग कहेंगे अरे सर, हमारे देश में इतना उत्पादन हो रहा है फिर भी हमारे देश में अनाज की कीमत अधिक है। हाँ भाई, बिल्कुल अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि जो उत्पादन हम लोग कर रहे हैं ना, उस उत्पादन का हम लोग ठीक तरीके से वितरण नहीं कर पा रहे। उत्पादन का वितरण जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से सभी लोगों के पास, जो लोग नीडी हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको अनाज नहीं मिल पा रहा है। इसी देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह का चावल एक बार खरीदते हैं और शाम को भी चावल एक बार खरीदते हैं। आधा केजी सुबह में, आधा केजी शाम को। जैसे लेबर क्लास को आप देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आधा आधा केजी सुबह में आटा खरीद लेंगे, आधा केजी चावल खरीद लेंगे। फिर शाम को जब मजदूरी करके आएंगे तो शाम को आधा किलो चावल, आधा किलो आटा खरीदेंगे। इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो ये स्थिति है हमारे देश में। चलिए भाई, पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में जब फर्म को हानि हो रही होती है तो उसे बाजार से बाहर होने की स्थिति क्या है? चलिए, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। और किसी दूसरे के वजह से अपना मूड कभी जिंदगी में खराब नहीं करना चाहिए। अपना मूड खराब करेंगे तो उससे आपको हानि होगी, है ना। तो आज ये मेरी बात एक सीख लीजिए, रख लीजिए अपने पास। किसी दूसरे की वजह से मूड कैसे खराब हो जाएगा? आपने देखा कि नहीं मैंने कितना एंजॉय किया, है ना। तो तो एंजॉय करिए दूसरे की वजह से। दूसरे की वजह से मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हम पूरे समाज को नहीं बदल सकते। कुछ अपवाद मिलेंगे ही, हर जगह पे मिलेंगे। तो अपवाद मिलते रहेंगे, वो मुझे भी मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे। दूसरे की वजह से कोई दूसरा हमारी लाइफ को कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या उत्तर होगा? पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में जब फर्म को हानि हो रही होती है तो उसे बाजार से बाहर होने की स्थिति क्या है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग बी बोल रहे हैं। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। कीमत जो होता है औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो। जब तक इसको कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर मिलेगा तब तक ये कुछ न कुछ उत्पादन करता रहेगा, और उसे वो इस बात का अंदाजा लगाएगा कि चलो भविष्य में चल के लाभ हमको मिलेगा। लेकिन अगर जो इससे भी कम उसको कीमत प्राप्त होगी तो कहेगा भैया हम अपना नुकसान करके उत्पादन नहीं करेंगे, गुड बाय, टाटा बाय बाय। तो ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया? इजी सी बात है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर होगा? सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? ये भी आसान सा प्रश्न है। ये आसान सा प्रश्न है कि नहीं है? कोई गलत करेगा? नहीं करिएगा, है ना। सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत माल्थस साहब ने दिया था। कहा था कि जो जनसंख्या होता है ये गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ता है, अर्थात 2 के बाद 4, 4 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, सॉरी गुणोत्तर श्रेणी, जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ता है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 16, 16 के बाद 64। और जो खाद्यान्न होते हैं वो समानांतर श्रेणी में बढ़ते हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। इसलिए भविष्य में चल के खाद्यान्न समस्या उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में महामारी आती है, अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, फिर ये सारी चीजें बैलेंस हो जाती है। ये हमारे माल्थस साहब कहते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, चलिए, कि गलत कथन बताइए। गलत कथन आपको बताना है। इस प्रश्न का उत्तर करिए भैया। गलत कथन आपको बताना है। क्या उत्तर होगा? सभी लोग थोड़ा सा लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे
आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। मैं बहुत ही जिम्मेदारी से बता रहा हूँ दोस्तों, अगर जो आप वहाँ पे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहेंगे फिर यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स वहाँ पे दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपए है। इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, यूजीसी नेट का बैच अलग है, यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मतलब सारे बैच अलग अलग है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये न्यूनतम बिंदु पे नहीं काटता है, ये उच्चतम बिंदु पे काटता है। ठीक है, ये क्या काटता है, उच्चतम बिंदु पे काटता है। तो सीमांत उत्पादन वक्र जो होता है औसत वक्र को उच्चतम बिंदु पे काटता है, न कि न्यूनतम बिंदु पे काटता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, मांग वक्र के दाहिनी ओर गिरते हुए आकार का कारण क्या है। अब यहाँ पे आपको पता है गोसेन का प्रथम नियम याद आना चाहिए। चलिए सुमन शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों का यही स्नेह है जो मुझे मोटिवेट करता है क्लास लेने के लिए। अदरवाइज ये संभव नहीं है कि कोई एक टीचर फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे 2 साल से लगातार 2-2 घंटे की क्लास लेता। ठीक है, तो गोसेन का प्रथम नियम याद आना चाहिए, गोसेन का प्रथम नियम। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है, तो गोसेन का जो प्रथम नियम था वो क्या था, गोसेन का प्रथम नियम क्या था, कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते हैं, या जैसे जैसे किसी वस्तु की उपभोग को बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वो कम होने लगती है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है कि मांग वक्र के दाहिनी ओर गिरते हुए आकार का कारण है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ना, अब कुछ लोग को नहीं समझ में आया होगा, तो जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो वो बस ये समझ लीजिए कि आपको बहुत तगड़ी भूख लगी हुई है, भूख लगी हुई है, आपके सामने 4 रोटी पड़ी हुई है। तो जब पहली रोटी आप खा लेते हैं तो आपकी भूख थोड़ी सी कम होती है, फिर दूसरी खाते हैं थोड़ी और कम होती है, तीसरी खाते हैं थोड़ी और कम, चौथी थोड़ी और कम। ठीक है, उसके बाद 50 रोटी भी आपकी थाली में ला करके रख दिया जाएगा, तो उस 50 रोटी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी जो वैल्यू पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी की थी। ठीक है, जब तक भूख नहीं लगता है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि उत्पादन समाप्ति प्रमेय संबंधित है, कथन बताइए भैया। ये मुझे पता है लेकिन आप कथन बताइए। बिल्कुल ठीक है, तो जो उत्पादन के साधन है वो अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर लाभ कमाते हैं। ये स्टेटमेंट किसका था, यूलर साहब का था। क्या कहते हैं कि उत्पादन के साधन अपने सीमांत उत्पादन के बराबर पुरस्कार पाते हैं, इसलिए कुल उत्पादन को वो क्या कर देते हैं, कुल उत्पादन को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, 5 के बाद नहीं मिलती यूटिलिटी। अच्छा भैया, कभी इलाहाबाद आइए, यहाँ के छात्रों को देखिए, लड़कियों को नहीं लड़कों को देखिए उनको 10 रोटी के बाद भी यूटिलिटी मिलती है, 11वीं रोटी पे भी उनको क्या होता है 11वीं रोटी की भी उपयोगिता उनकी होती है, क्योंकि बेचारे 2 ही टाइम उनका होता है, एक लंच होता है, एक डिनर होता है। ब्रेकफास्ट उनका होता नहीं है, ब्रेकफास्ट में चाय और थोड़ी सी नमकीन होती है, तो दिन भर के बेचारे भूखे प्यासे होते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि पैमाने का बढ़ता प्रतिफल
निर्भर करता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या ऑप्शन नंबर सी देख रहा हूं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आंतरिक व बाह्य किफायत दोनों के आधार पे। तो पैमाने का बढ़ता प्रतिफल निर्भर करता है आंतरिक किफायत और बाह्य किफायत। ये आंतरिक किफायत क्या होता है कि जब कोई फर्म है अपने अपने टेक्नोलॉजी में सुधार कर रही है, श्रमिकों की कार्य क्षमता ठीक हो रही है, भूमि का विस्तार कर रहा है, तो उसके कारण फर्म को जो लाभ मिलता है उसे आंतरिक किफायत बोलते हैं। और बाह्य किफायत का मतलब ये है कि अगर जो उद्योग में कोई अन्य फर्में आ रही हैं तो उस फर्म के कारण जो लाभ मिलता है उसे हम बाह्य किफायतें बोलते हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, चलिए। इलाहाबाद की बहुत कहानी है भाई, प्रयागराज की। ये जो नए नए बच्चे आए उनको अभी नहीं पता होगा। इस प्रश्न का उत्तर करिए। प्रमाणिक समरूप वस्तुओं के उत्पादन करने वाली फर्मों के योग को कहते हैं। कभी इलाहाबाद के बारे में बात करूंगा क्योंकि इलाहाबाद से बहुत लगाव, प्रयागराज से बहुत लगाव है ना। प्रमाणित समरूप वस्तुओं के उत्पादन करने वाली फर्मों के योग को कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा सर। कि प्रमाणित समरूप वस्तुओं के उत्पादन करने वाली फर्मों के योग को हम क्या बोलते हैं? उद्योग बोलते हैं। एब्सोल्युटली ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे क्या हुआ कि जैसे साबुन है, साबुन में पतंजलि है, साबुन में लाइफ बॉय है, साबुन में लक्स है, बहुत सारी कंपनी है साबुन की। ये सब मिलके क्या करती हैं? साबुन उद्योग बनाती हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि पूर्ण प्रतियोगिता की कौन सी विशेषता नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? सभी लोग थोड़ा सा एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर हो गया भाई? डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि पूर्ण प्रतियोगिता की कौन सी विशेषता नहीं है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, कम नहीं होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता में असंख्य क्रेता असंख्य विक्रेता होते हैं। ठीक है, बाजार का सबको ज्ञान होता है। इलाहाबाद में कुछ लड़के ऐसे हैं ना जो ब्लेजर खरीद लेते हैं खास करके ठंडियों के समय में, और 9 बजे तक पढ़ते हैं। 9 बजे के बाद बाहर निकले और देखे कि ये देख रहे हैं कि आतिशबाजी किधर हो रहा है, किधर बैंड बज रहा है। ठीक है, मतलब बारात किधर से किधर जा रही है। तुरंत अपना जींस पहनते हैं, थोड़ा सा ऊपर से ब्लेजर पहन लेते हैं, उसके बाद थोड़ा परफ्यूम वर्फ्यूम रखे रहते हैं। जैसे बारात एंट्री करती है गेस्ट हाउस में वैसे चले जाते हैं। पूरा ठंडी उनका बीत जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि सही कथन क्या है, इसमें से सही कथन क्या है? क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो वितरण का आधुनिक सिद्धांत मांग व पूर्ति का सिद्धांत है। किसने दिया था सर? ये वितरण का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? विक्सेल साहब के द्वारा दिया गया था ना। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। सही कथन ये है कि वितरण का आधुनिक सिद्धांत जो है ये मांग व पूर्ति का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि फिशर की मुद्रा परिमाण सिद्धांत की प्रमुख आलोचना इसलिए की जाती है कि क्यों की जाती है भैया? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। देखिए,
ये कह रहा है फिशर का जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत है इसकी प्रमुख आलोचना क्यों की जाती है? चलिए बताइए। फिशर का समीकरण क्या था सर? याद है? याद है कि नहीं है? एम भी इज इक्वल टू पी टी। क्या कहते हैं कि मुद्रा की मात्रा जब बढ़ती है तो मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो कीमतों में 2 गुने की वृद्धि होती है और मुद्रा के मूल्य में आधे की कमी आती है ना? लेकिन ये सिद्धांत हमें ये नहीं बता पाता है कि किस प्रकार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करेगी। ये तो बताते हैं भैया कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करेगा। प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आप मुझे कमेंट करके बताइए। प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, है ना? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके साथ अधिक क्षमता का सिद्धांत संबंधित नहीं है? किसके साथ अधिक क्षमता का सिद्धांत संबंधित नहीं है? संशोधित समीकरण क्या था? फिशर साहब का संशोधित समीकरण क्या था? फिशर साहब का संशोधित समीकरण याद आना चाहिए ना? पीटी इज इक्वल टू एम भी प्लस एम डैश वी डैश। एम डैश उसमें क्या था, वी डैश उसमें क्या था? सब आप बताइए मुझे कमेंट करके, मैंने तो बहुत बार आपको बताया। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि निम्नलिखित में से किसके साथ अधिक क्षमता का सिद्धांत संबंधित नहीं है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ये बोल रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता, बिल्कुल सही है सर। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्म होती है इसके पास बहुत ज्यादा क्षमता नहीं होती है। ये फर्में जो होती हैं वो कीमत को स्वीकार करने वाली होती है, न कि कीमत को निर्धारित करने वाली होती है। बाजार की शक्तियों के आधार पे अर्थात मांग व पूर्ति के आधार पे उद्योग जो होता है वो कीमतों का निर्धारण करता है और उसी कीमत पर एक जो फर्म है अपने जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है। कोई अकेला फर्म जो होता है वो ना ही उत्पादन या पूर्ति मान लीजिए और ना ही कीमत पर कोई इंपैक्ट नहीं डाल सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, मुद्रास्फीति के समय सार्वजनिक व्यय को क्या करना चाहिए? ये बहुत प्यारा सा प्रश्न है दोस्त, ठीक है? इस प्रश्न को थोड़ा आराम से करिएगा और जो मैं आपसे जानना चाहता हूं वो आप मुझे बताइएगा कि अगर जो मुद्रास्फीति आती है अर्थात अर्थव्यवस्था में अगर जो महंगाई आती है तो महंगाई क्यों आती है? महंगाई इसीलिए तो आती है ना कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को अपना व्यय बढ़ाना चाहिए या अपना व्यय घटाना चाहिए? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आराम से करिएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ये कह रहे हैं कि सर सरकार को व्यय घटा देना चाहिए, आपकी बात 110% ठीक है, 100% आप ठीक है। लेकिन अगर जो इसी प्रश्न में ये पूछते, इसी प्रश्न में ये डाल दे कि मुद्रास्फीति के समय उत्पादक व्यय को क्या करना चाहिए, यहाँ पे उत्पादक अगर जो कर दे, उत्पादक व्यय को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए? तो अगर जो उत्पादक व्यय है तो उसको सरकार को बढ़ाना चाहिए, अनुत्पादक व्यय को सरकार को घटाना चाहिए। तो बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। तो देखिए मुद्रास्फीति कब आती है? महंगाई तभी तो आती है जब क्या होता है, वस्तुओं की मांग बहुत ज्यादा होती है, मतलब मांग ज्यादा होती है और पूर्ति कम होता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि मांग व पूर्ति को संतुलित किया जाए, मांग व पूर्ति को संतुलित किया जाए। तो मांग व पूर्ति को संतुलित करने के लिए सरकार पूर्ति को बढ़ाने के पक्ष में क्या कर सकता है? कदम उठा सकता है। और पूर्ति को बढ़ाने के पक्ष में जब कदम उठाएगा तो जो उत्पादक व्यय होंगे उसमें वृद्धि करेगा, जिससे उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो वस्तुएं और आएंगी मार्केट में, तो मांग व पूर्ति संतुलित हो जाएगा, तो मुद्रास्फीति इससे भी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सर कि मुद्रास्फीति में सार्वजनिक व्यय को घटा देना चाहिए ताकि आम जनता के पास मुद्रा की मात्रा कम हो जाए और लोग मांग कम करें। ठीक है, अगर जो मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे? मांग कम करेंगे, और मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो लोग मांग ज्यादा करेंगे। तो इस बात को दोस्तों
याद रखिएगा, अगर जो उत्पादक व्यय की बात करें तो मुद्रास्फीति के समय सरकार को उत्पादक व्यय बढ़ाना चाहिए और मुद्रास्फीति के समय सार्वजनिक व्यय को घटाना चाहिए, अनुत्पादक व्यय को घटा देना चाहिए। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि जब किसी को क्षति पहुंचाए बिना किसी को अच्छा बनाना संभव नहीं हो तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे? चलिए भैया बताइए। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? थोड़ा लाइक और शेयर भी जरूर किया करिए। निवेदन है सभी लोगों से कि जितने सारे लोग क्लास देख रहे हैं थोड़ा लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। क्लास आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है कि क्लास को शेयर करें और लाइक करें। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या कम है, तो ये तो आप 1 सेकेंड में बता देंगे। आप कहेंगे सर आपने तो बहुत बार बताया, तो ऐसे प्रश्न को हम गलत कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं भाई, बिल्कुल ठीक है। पेरेटो साहब क्या कहते हैं पेरेटो अनुकूलतम के अंतर्गत कि एक के लाभ में कमी लाए बिना, सॉरी, एक को हानि पहुंचाए बिना दूसरे को लाभ नहीं पहुंचाया जाता है। फिर आपको यहीं पे सीटोवास्की साहब याद आ जाना चाहिए कि वो ये कहते हैं कि नहीं भैया, हम पहले वाले को हानि भी नहीं पहुंचाएंगे और दूसरे वाले के लाभ में वृद्धि करेंगे। स्टोपलर सैमुअल्सन प्रमेय भी आपको याद आना चाहिए यहाँ पे, अगर जो ठीक तरीके से आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको याद आनी चाहिए। ठीक है, तो पेरेटो साहब क्या कहते हैं, पेरेटो अनुकूलतम के अंतर्गत की ये कहते हैं कि अगर जो एक को लाभ पहुंचाना है तो दूसरे को हानि पहुंचाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई। इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिए कि यदि अब कुछ लोग डर जाएंगे, कहेंगे अरे सर ये प्रश्न कहाँ हो पाएगा हमसे। कुछ लोग डर जाते हैं ऐसे प्रश्नों को देख के, और ये प्रश्न कर दिए तो सिलेक्शन के करीब हैं। ये प्रश्न आप करेंगे तो सिलेक्शन के करीब है। ये क्या कह रहा है, यदि 100 संतरे 5 रुपए कुछ लोग को लगेगा ये मैथ पढ़ने लगे हम। यदि 100 संतरे 5 रुपए प्रति संतरे की दर से एक एक ऐसी अर्थव्यवस्था में बेचे जाते हैं जहां पे मुद्रा की कुल मात्रा 125 रुपए है, तो बताइए कि फीसर के समीकरण के अनुसार प्रत्येक रुपया वर्ष में कितनी बार हाथों से गुजरेगा। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी किए होंगे या एसएससी बैंक, जैसे एसएससी बैंक हो गया, उसकी आप तैयारी किए होंगे तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर करके बहुत बोर हुए होंगे। क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये फीसर के समीकरण की बात कर रहा है। फीसर का समीकरण क्या होता है? एम बी इज इक्वल टू पी टी। ठीक है, एम बी इज इक्वल टू पी टी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? भी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पी टी इज इक्वल टू पीटी इज इक्वल टू एम लिख सकते हैं ना। ठीक है, पी का मान कितना दिया है भैया? पी जो है वो कितना दिया है? पी जो दिया है वो 5 दिया है, साथ ही साथ में जो टी दिया है, टी दिया है वो कितना दिया है? 100 दिया है। ठीक है, और ये कितना दिया है? एम कितना दिया है भाई? तो एम जो दिया है वो 125 दिया है। तो 500 बटा 125 कितना सर? 4 बार, 4 टाइम। बिल्कुल ठीक है, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं 4 बार, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए भाई बताइए। इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल। चलिए, कि प्रशुल्क के संबंध में क्या सही नहीं है भैया? प्रशुल्क के संबंध में क्या सही नहीं है? प्रशुल्क किस पे लगाया जाता है? जो आपके देश में आयातित वस्तुएं होती हैं, आयात पे लगाया जाता है। जो जिससे सरकार क्या होता है, आयात पे लगाया जाने वाला टैक्स ही तो प्रशुल्क होता है। तो आयात पे लगाया जाने वाला कर जो होता है उसे ही तो प्रशुल्क बोलते हैं। और इससे जो दोस्तों सरकार होता है उसको क्या मिलता है? बहुत आय मिलता है। भारत सरकार की आय का ये महत्वपूर्ण स्रोत है। कम स्रोत नहीं है, क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक।
चलिए भैया, सदानंद मिश्रा जी, निक्की खान जी, सुनील जी, निरुपमा सिंह जी, दुर्गा देवी जी, रेणु जी, रेणुका जी। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। अच्छा, कुछ लोग क्लास में कभी कभी आते हैं, 1 जनवरी आया है तो थोड़ा चले देख लें, एक टाइप का 2-4 दिन हो जाए, है ना। क्लास में कभी कभी नहीं आना है, क्लास में रोज आना है, ठीक है। पिकनिक नहीं है ये, क्लास। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बी बोल रहे हैं सभी लोग, सभी लोग बी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि सामान्यतः तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन जो होता है, सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर होती है वो घटता हुआ होता है। इसमें भी क्या होता है कि जैसे जैसे वस्तुओं की इकाइयों को आप बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो सभी लोगों से यही निवेदन है कि जैसे आपने इतना प्रयास किया, थोड़ा और प्रयास करिए, जरूर करिए, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। तरलता जाल वह स्थिति है जिसमें तरलता अधिमान वक्र क्या होता है। हाँ, एक जैसे क्या होता है ना कि ह्यूमन नेचर होता है। अगर जो मैं आज आपको अच्छा लग रहा हूं तो कोई जरूरी नहीं है कि आज से 6 महीने बाद, साल भर बाद या 2 साल बाद अच्छा लगूं। ये हमारा जो माइंड है ना, ये कोई एक छोटी सी बात क्लिक होती है और हमारा माइंड किसी बुरे को अच्छा सोच लेता है या अच्छे को बुरा सोच लेता है। तो लाइफ में ऐसा होता है, ये 100% श्योरिटी है, 100%, 100% ऐसा होता है कि जिसके बारे में आज आप ठीक सोच रहे हैं या जिसको जो आपको आज अच्छा लग रहा है वो आपको फ्यूचर में अच्छा नहीं लगेगा, या जिसके बारे में आप अच्छा नहीं सोचेंगे। लेकिन ये है कि अगर जो आप क्लास कर रहे हैं तो तब तक क्लास करते रहिए जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। ये शिक्षा में होता है, वो जो मन की भ्रांति है उसको निकाल दीजिए, है ना। क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि जो लोग भी हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हैं सबका सिलेक्शन हो जाए यार, है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि तरलता जाल वह स्थिति है जिसमें तरलता अधिमान क्या होता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तरलता जाल वह स्थिति होती है जिसमें तरलता अधिमान क्या होता है, एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नाइट का लाभ सिद्धांत। अब आपको याद आना चाहिए यार, मैंने बहुत बार बताया है कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ब्याज की दर एक निश्चित सीमा से और नीचे नहीं जा सकती है। मैं बार बार एक ही शब्द को कितनी बार बोलूं, आज के सेशन में शायद तीन, एक से दो, एक या दो बार वो प्रश्न उस प्रकार का आया था। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि नाइट का लाभ सिद्धांत लाभ को क्या मानता है। प्रोफेसर नाइट साहब क्या मानते हैं भैया। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, और कोई, सभी लोग बी बोल रहे हैं। इजी सी बात है सर। प्रोफेसर नाइट साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक जो उद्यमी होता है या जो एक पूंजीपति होता है वो भविष्य में देखता है कि अगर जो हम पैसा लगाते हैं, अगर जो हम निवेश करते हैं तो भविष्य में हमें हानि भी सहन करना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस अनिश्चितता का वो वहन करता है और इसी के प्रतिफल के रूप में उसे लाभ मिलता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, अनिश्चितता उठाने का प्रतिफल मानता है। एब्सोल्युटली ठीक है, नाइट का लाभ सिद्धांत जो है वो लाभ को अनिश्चितता उठाने का प्रतिफल मानता है। अगला प्रश्न, सही कथन कौन सा है भैया बताइए, सही कथन कौन सा है, क्या उत्तर होगा भाई। चलिए सही कथन क्या है,
ए बी सी जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग ए कुछ लोग बी, और कोई भैया, बहुत सारी विविधता आ रही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का ठीक ठीक उत्तर होगा कि हस्तांतरण भुगतान का अर्थ है न्यूनतम पूर्ति कीमत से, ठीक है। एब्सोल्युटली ठीक है दोस्तों, हस्तांतरण भुगतान में क्या होता है, यह वह न्यूनतम कीमत होता है जिससे उद्यमी जो होता है वो उत्पादन में बना रहता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, ए क्यों बोल रहे हैं सर? अरे भाई लगान में वृद्धि से भूमि की कीमत बढ़ेगी, लगान में वृद्धि से भूमि की कीमत बढ़ेगी, इसका क्या मतलब हुआ, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने से लगान बढ़ता है ना, अर्थात ये कह सकते हैं कि भूमि की कीमतों में वृद्धि जब होती है तब लगान में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे तो रिवर्स कर दिया है ना, अगर जो आप रिकार्डो साहब के लगान सिद्धांत की थियरी लगाएंगे तो, है ना? तो उस हिसाब से तो ठीक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार का कारण क्या है भाई? चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं भाई, इजी सी बात है, गलत नहीं करना है। किसकी याद आनी चाहिए, किसकी याद आनी चाहिए, हैक्सर ओलिन की याद आई, हैक्सर ओलिन की याद आई कि नहीं? आना चाहिए। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत किसने दिया भैया, हैक्सर ओलिन को जाना जाना जाता है ना अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में। तो ये क्या कहते हैं कि दो देशों के बीच व्यापार इस कारण से होता है कि साधन संपदा में भिन्नता पाई जाती है। हमारे देश में अलग साधन है, ठीक है, हमारे पास क्या है कि जो साधन है उनकी प्रचुरता अलग किस्म की है और दूसरे देश में साधन की प्रचुरता अलग किस्म की है, इसीलिए हम एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है। जैसे हम पेट्रोल लेते हैं, पेट्रोल हमारे पास उतना नहीं है कि पेट्रोल हमारे पास उतना नहीं है कि हम अपने उपभोग को अपने ही देश के द्वारा पूर्ति कर सके, ठीक है। क्या बोल रहे हैं भाई, इस प्रश्न का उत्तर करिए, किस प्रश्न की बात कर रहे हैं भाई? ठीक है, देखिए एक बात मैं आप लोगों से बता देता हूं, ठीक है, कि जब भी आपको कोई भी समस्या हो, है ना, तो आप पहले उस प्रश्न को ठीक तरीके से पढ़ लीजिए और ठीक तरीके से पढ़ने के बाद फिर उस पे आप अपने बातों को रख सकते हैं, है ना? क्योंकि अगर जो इस तरीके से मैं सभी लोगों की बात को मानने लगूंगा तो फिर सेशन तो आगे बढ़ेगा ही नहीं ना, सेशन आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो चूंकि सिस्टम है सबको लेके साथ चलना है तो मैं हमेशा रुक नहीं पाऊंगा, है ना? तो आप ऐसा करिए कि जिन प्रश्न में आपको समस्या हो थोड़ा आप खुद से उसको देख लीजिए, है ना? चलिए अगला प्रश्न, कि कर अपवंचन का अर्थ क्या होता है? कर अपवंचन का अर्थ क्या होता है भैया? अब कुछ लोग इस प्रश्न को भी कहेंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं कर रहे हैं, कानूनी तरीके से कर भुगतान से बचने का प्रयास करना, लेकिन कानूनी तरीके से नहीं करते हैं आप, गैर कानूनी तरीके से करते हैं। अब कुछ लोग के दिमाग में ये
टिक हो जाएगा कि सर यहाँ भी तो बात वही हो रही है जो बात यहाँ पे हो रही है ना। अब इस आधार पे आप आर्गू करेंगे तो मैं कैसे आर्गू कर पाऊंगा आपसे। तो कर अपवंचन का अर्थ ये होता है कि आप गैर कानूनी तरीके से जो नियम के विरुद्ध है उस तरीके से आप क्या करिए कि टैक्स न चुकाने का प्रयास करिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, लघु एवं कुटीर उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है भाई बताइए। कानूनी तरीके से कैसे बचेंगे भैया, आपके लिए फिर संविधान चेंज करना पड़ेगा, है ना। फिर जीएसटी की कितनी दरें हैं, जीएसटी की कितनी दरें हैं, याद आया, 5, 12, 18, 28, याद आया, 5, 12, 18, 28, याद आया, याद आना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न, क्या उत्तर होगा भाई, ये बोल रहे हैं कि वे बहुतों को रोजगार देता है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या कि बहुतों को रोजगार देता है। ठीक है भाई, आप कह रहे हैं तो अच्छी बात है कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो क्या होता है, बहुतों को रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, प्रश्न बनता है ना, गांधी जी ने क्या किया था, सबसे ज्यादा गांधी जी ने कहा था कि ग्रामों का जो मोक्ष है, जो गांवों का मोक्ष है वो लघु एवं कुटीर उद्योग है। फिर प्रश्न बनता है कि अगर जो देश की प्रति व्यक्ति आय को बेहतर करना है तो सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना पड़ेगा, लघु एवं कुटीर उद्योग पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग एक तरीके से क्या हो सकते हैं ना, स्वयं रोजगार कर सकते हैं। तो दो बातें याद रखिएगा कि गांधी जी ने कहा था कि ग्रामीण मोक्ष जो है वो लघु एवं कुटीर उद्योग में सन्निहित है, और अगर जो देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना है तो आपको लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना पड़ेगा। केवल उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास करके आप प्रति व्यक्ति आय को तेजी से आप नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है, यही तो होता है ना कि घर पे बैठे हैं, लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत क्या होता है, चटाई बुनना, ठीक है, वो चंगेली बुनना, ठीक है, जो होता है ना क्या बोलते हैं उसको, बांस का, ठीक है। इसके अंतर्गत और क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत और क्या आ जाएगा, बीड़ी बनाना इसके अंतर्गत आ जाएगा, बांस से संबंधित जो भी चीजें बनती है वो आ जाएगा। और क्या आएगा, आटा चक्की, आप आटा चक्की लगवा सकते हैं अपने घर पे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। हाँ बिल्कुल सही है, चाइना बिल्कुल ठीक है, चाइना उसी कदम पे है। कुटीर ज्योति योजना में ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है। वैसे चाइना के बारे में आप लोग बात कर दिए तो ठीक है। चाइना जो है दोस्तों देखिए इसलिए बहुत अच्छा कर रहा है ना कि जो आपके घर में झालर भी आता है ना दिवाली में, और जो होली में पिचकारी आती है ना, ऐसा नहीं है कि इसकी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है। चाइना के जो लोग हैं ना, चाइना के जो लोग हैं, ये लोग अपने घरों में क्या करते हैं, पिचकारियां बनाते हैं। ठीक है, ये अपने घरों में पिचकारी बनाएंगे, ये अपने घरों में झालर बनाएंगे, और इन आम लोगों से क्या करेगा, गवर्नमेंट ले लेगा, सरकार ले लेगा, और सरकार फिर क्या कर देगा, इनका व्यापार कर देगा। ठीक है, अलग अलग देशों में भेज देगा। समझ जाएगा कि यार भारत जैसे देश में पटाखे ज्यादा बिकेंगे, भारत जैसे देश में पिचकारियां ज्यादा बिकेंगी, क्योंकि यहाँ पे त्योहारों की बहुत मान्यता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे लोग क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें बना रहे हैं, सरकार ने लिया इनसे और ये भेज दिया भारत में। तो इन लोगों को क्या होगा, आय मिलेगा, तो इससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। विकास कुमार मिश्रा जी बोल रहे हैं सर हम लोगों के जैसे ही बनाते हैं। अच्छा भाई,
नहीं, चाइनीज जो होते हैं वो हम लोग के जैसे ही होते हैं, बट थोड़ा सा फेस उनका अलग होता है। हाँ, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य क्या है, संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? हाँ भाई, हम लोग के जैसे ही लोग होते हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है। सी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। सी बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। कब इसकी शुरुआत की गई थी भाई, बता सकते हैं क्या? कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1989 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी, है ना? बिल्कुल ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का बल्ब उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर। पता है, हम लोग जिस देश में हैं दोस्तों ना, ये बहुत ही खूबसूरत सा देश है और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से लोग पाए जाते हैं। जैसे आप अंग्रेजों को देखेंगे ना, कैमरा पे तो वो बहुत गोरे चिट्टे दिखते हैं, लेकिन नजदीक से उनका ये देखेंगे ना, अजीब सा आपको लगेगा लगेगा कि यार इसके पास नहीं जाना है। ठीक है। चाइनीज आप देखते ही हैं, तो मतलब जो इंडिया से अलग हुए हैं, चाहे जो इंडिया हो गया या पाकिस्तान हो गया, ये जो या बांग्लादेश हो गया, तो ये जो हम लोगों का जो एक तरीके का है ना, जो फेस कटिंग हो गया या जो आपकी बॉडी हो गई, ये बहुत खूबसूरत है, ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता है। वो कैमरे देखते हैं गोरे गोरे हैं, लेकिन यार वो नजदीक से बहुत गड़बड़ लगते हैं, मैंने तो बहुत बार देखा। इस प्रश्न का उत्तर करिए। बहुत लोग कहते हैं हम विदेश में चले जाएंगे, रह नहीं पाएंगे अगर जो साफ सुथरे वाले व्यक्ति हैं तो, है ना? कि यदि फीसर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में सभी चरों का मान 2 गुना कर दिया जाए, तब कीमत स्तर का मान क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? बिल्कुल ठीक है। 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना होगा तो 4 गुना होगा ना, 2 गुना बढ़ता है। 2 गुना होता है तो 4 गुना बढ़ेगा। लेकिन आपका पीजीटी जो है वो 2 गुना मानता है भाई, तो आप भी मान ही लीजिए, पीजीटी का एग्जाम देने जाए तो मान लीजिए। ठीक है। तो यदि फीसर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में सभी चरों का मान 2 गुना कर दिया जाए, कीमत स्तर भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, विकास के प्रारंभिक चरण में जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः किस कारण से होता है? इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? इजी सी बात है, बिल्कुल बी बोलेंगे, है ना? तो जितने लोग भी बोलेंगे कि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आती है, कौन सा बोल रहा है भाई? प्रारंभिक चरण में जनसंख्या विस्फोट। ठीक है। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं। पहली अवस्था में क्या होता है? जन्म दर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा होता है। ठीक है। पैदा भी बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए जनसंख्या स्थिर होता है। दूसरे चरण में क्या होता है? यही जनसंख्या विस्फोट होता है। इसमें जन्म दर ऊंचा रहता है, लेकिन मृत्यु दर में कमी आ जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा बेहतर हो जाती है। तो यही जनसंख्या विस्फोट वाला है कंडीशन। और तीसरी अवस्था क्या है? जन्म दर भी कम हो जाता है और मृत्यु दर भी कम आ जाता है, तो यहाँ पे जनसंख्या संतुलित हो जाती है। तो दूसरा वाला जो है वो क्या है? जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। तो ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल है कि विकास के प्रारंभिक चरण में जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः किस कारण से होता है? तो मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आ जाती है। अगला, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए भाई बताइए, क्या उत्तर होगा भाई? इस प्रश्न का उत्तर करिए कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। ये बढ़िया सा प्रश्न है भाई, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बेंगलोर वाला कोई है? हैदराबाद, बेंगलोर या हैदराबाद, कोई भी नहीं है? अच्छा भैया, तो अगर जो आप क्या बोल रहे हैं, जयपुर बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो स्थित है
वो जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीली क्रांति का संबंध किससे है? अगला प्रश्न, पीली क्रांति का संबंध किससे है? अब ऐसे प्रश्न भी आते हैं भाई, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है भाई? तिलहन से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। अब याद आया? याद आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों आपको कोई आवाज तो बैकग्राउंड में नहीं सुनाई दे रहा है ना? बैकग्राउंड में कोई आवाज आपको तो नहीं आ रही है ना? पता है मेरे मोहल्ले में क्या बज रहा है? 9 बज रहा है ना। इसी समय एक वो फेरी वाले आते हैं, वो बहुत बड़ा सा लाउड स्पीकर लगाया है और बोलता है कि मेरठ की मशहूर नान खटाई, मेरठ की मशहूर नान खटाई अगर जो नहीं खाया तो फिर क्या खाया। फिर खूब अच्छा अच्छा म्यूजिक चलाते हैं सब। वैसे तो मैंने नॉइज फिल्टर लगाया है, फिर भी शायद नहीं आती होगी। तो कोई मेरठ वाला हो तो बताए भाई, नान नान खटाई बहुत फेमस है क्या वहां पे? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर हो जाए? बिस्किट टाइप का होता है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, मैं बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रारंभ में सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से कम बढ़ती है। नहीं भैया, कम नहीं बढ़ती है, अधिक बढ़ती है। कम नहीं बढ़ती है, अधिक बढ़ती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रारंभ में सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से अधिक बढ़ती है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्या, ये जो नान खटाई है, ये क्या लघु एवं कुटीर उद्योग के तहत ही आते हैं क्या? कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाती है या लोग घर ही में बनाते हैं? चलिए, तो वहां के लोग नेटिव घर में बनाते हैं या कोई फैक्ट्री है वहां से बनती है? बताइए, थोड़ा सा आइडिया लगेगा ऐसी ऐसे भी। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिमान बकरों की विशेषता नहीं है? अच्छा सा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या बोल रहे हैं सर? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, क्या उत्तर होगा? ये बोल रहे हैं। जितने लोग भी ये बोलेंगे सर, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल हो जाएगा कि अनादिमान वक्र आवश्यक रूप से एक दूसरे के समानांतर नहीं होते हैं, ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होते हैं। ये एक दूसरे को कभी काटते नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है। चलिए, चलिए क्या उत्तर होगा? किसी वस्तु की पूर्ति से क्या बोध होता है? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही है। किसी वस्तु की पूर्ति से बोध क्या होता है? समय की प्रति इकाई पर मूल विशेष पर विक्रय हेतु प्रस्तुत वस्तु की मात्रा। थोड़ा सा भाषा आपको नहीं अगर जो समझ में आ रहा होगा तो भैया छोटी सी बात है। किसी वस्तु की पूर्ति से आशय क्या है कि एक कोई समय होगा, जैसे 2022 है, 2022 में कपड़े कपड़े का उत्पादन कितना किया गया और कपड़े की मांग कितना थी, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता की अनिवार्य शर्त नहीं है? बच्चों वाला प्रश्न है। पूर्ण प्रतियोगिता की अनिवार्य शर्त नहीं है। चलिए,
इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे सर, डी बोलेंगे। परिवहन लागत की अनुपस्थिति ये अनिवार्य शर्त नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप उत्पादन होता है, फर्म आसानी से स्वतंत्र कर सकते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, विधि ग्राही मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे, अच्छा देखिए 2 घंटा कितना जल्दी बीत जाता है ना, पता नहीं चलता है। जैसे इतने सारे लोग भी लगातार क्लास को देखते हैं, मैं भी क्लास लेता हूँ। 2 घंटे लगातार बोलना और मतलब इतना लगातार बोलना, ये जब क्लास लेके मैं उठता हूँ तो लगता है कि यार ये तो थोड़ी सी बड़ी बात है, लेकिन मुझे वाकई में पता नहीं चलता है कि 2 घंटे कैसे बीत जाते हैं। इतना मजा आता है क्लास लेकर। क्या बोल रहे हैं भैया, सी बोल रहे हैं। सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति दे दी जाती है ना। और सफलता की यही पहचान है कि जब जो काम आप कर रहे हैं उस काम में अगर जो समय का पता नहीं लगे, इट मीन्स कि वो काम आपके ऊपर वर्डन नहीं है, आपका इंटरेस्ट है, आप उसी रास्ते पे चलते रहिए, सफलता मिल जाएगी। और ये बात क्या है, हम सभी लोगों के लिए लागू होता है, आप लोगों के लिए भी लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कोई भी नहीं है, कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न सही हुए। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के ए टू जेड सारे क्वेश्चन, सॉरी इकोनॉमिक्स के ए टू जेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट नोट्स दिए जा रहे हैं, नोट्स को पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, देखिए किस प्रकार के प्रश्न आए थे। और टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, एमपी सेट का अलग बैच है, यूजीसी नेट का अलग बैच है। हर बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए जो यूपी टीजीटी पीजीटी और झारखंड टीजीटी पीजीटी की फीस है वो 2000 रुपए है। एमपी सेट और यूजीसी नेट की फीस 2500 रुपए है। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आपके पास कोई भी इंक्वायरी है तो इस नंबर पे कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज करिए। अलग से आपको नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी अलग से चाहिए तो आप लोग जरूर मैसेज करिए, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। क्या क्या बोल रहे हैं भाई, रंजीत चौधरी जी थैंक यू, सुभाष श्रीवास्तव जी थैंक यू वेरी मच, बबीता त्यागी जी, अफसाना सिद्दीकी जी, तस्नीम खान जी, सोहन खुराना जी, विकास कुमार मिश्रा जी, सदानंद मिश्रा जी, अफजल हसन जी, सुंदरी कुमारी जी, रश्मि तिवारी जी, ज्योति चौरसिया जी, निक्की खान जी, सुनीता शर्मा जी, चंद्रजीत यादव जी, सीमा सैनी जी, रीता कश्यप जी, बबीता त्यागी जी, निरुपमा सिंह जी, अर्चना जी। चलिए 3 गलत हुए, कोई दिक्कत नहीं है। राधिका जी, रीता कश्यप जी, मधु वर्मा जी, चलिए सरिता जी, आशीष कुमार जी, प्रदीप जी, राजन जी, अंकिता जी, दुर्गा देवी जी, सुन ठीक है, अफसाना सिद्दीकी जी, रत्नेश कुमार जी, रेणुका जी। चलिए थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, है ना। और देखिए दोस्तों सही कंटेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप, हाँ राधिका जी आपका भी मैंने नाम बोला है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन जो आपके कंटेंट होते हैं उस वही बहुत अच्छे नहीं होते हैं। इस वजह से मेहनत करने के बावजूद भी आप असफल हो जाते हैं।
तो दोस्तों क्या पढ़ना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर जो आप लोग एप्लीकेशन पे क्लास ले रहे हैं और यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएँगी। सर जी प्लीज़ कुछ करंट के क्वेश्चन कवर करिए। दुर्गा देवी जी करंट के क्वेश्चन कवर कर दिए जाएँगे, वो डाटा 6 महीने बाद पुराना हो जाएगा। ठीक है? तो पता चले जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो जो डाटा आप तैयार करके गई हैं, वो डाटा फिर वो डाटा वो नया डाटा आ गया हो, तो पुराने डाटा आप करके आएँगे तो आप गलत हो जाएँगे। तो करंट जो है तभी कराया जाता है जब आपका एग्ज़ाम करीब आ जाता है, एग्ज़ाम का डेट आ जाता है। जाते-जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, शेयर करते हुए जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।